एपिसोड 121। बानी खो गई। वही ये सुनकर बानी कुछ नहीं कहती है, जिससे आरव बानी को पकड़कर उसे घुमाकर अपनी तरफ पलट देता है, जिससे बानी जल्दी से बेड पे पड़ी हुई चादर को अपने सीने तक कवर कर लेती है, जिसे देखकर आरव तड़प कर उसे देखकर बोलता है, कैसे खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश करोगी तो मैं कैसे तुम्हारे करीब आ पाऊंगा। मुझे ये दूरियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहकर आरव बानी से चादर पूरा हटा देता है, जिससे बानी अपने हाथों को कवर करके कहती है, मुझे शर्म आती है। वही आरव उसकी पीठ पर प्यार से तारांकन कर बानी के कान पर अंडरस्कोर करते हुए कहता है, मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हें और करीब से देखना है शार्प रैबिट। वही ये सुनकर बानी कुछ नहीं कहती है, जिससे आरव बानी को पकड़कर उसे घुमाकर अपनी तरफ पलट देता है, जिससे बानी जल्दी से बेड पे पड़ी हुई चादर को अपने सीने तक कवर कर लेती है, जिसे देखकर आरव तड़प कर उसे देखकर बोलता है, कैसे खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश करोगी तो मैं कैसे तुम्हारे करीब आ पाऊंगा। मुझे ये दूरियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहकर आरव बानी से चादर पूरा हटा देता है, जिससे बानी अपने हाथों को कवर करके कहती है, मुझे शर्म आती है। कोई बात नहीं, मैं बेशर्म बन जाता हूँ। कहते हुए आरव ने उसके दोनों हाथों पकड़कर उससे हटाकर और बानी के गले में अपना चेहरा डाल देता है। तभी अपने एक हाथ से बानी के सीने को सहलाते हुए बानी के पेट पड़ने लगा, जिससे बानी मदहोशी में आरव के बालों को कसकर पकड़ लेती है। वही रूम के बाहर खड़ा सुल्तान, जो कंटिन्यू दरवाजा पीट चुका था और थक भी गया था, और अब दरवाजा न खोलते हुए देखकर दरवाजे पर लात मारकर गुस्से में कहता है, जीजा, अगर तुमने मेरी बहन को परेशान किया न तो मैं सच में तुझे जान से मार दूंगा। कहकर सुल्तान वहां से चला जाता है। वही रूम के अंदर बानी में समाते जा रहा था और उसने सुल्तान को बात को साफ साफ सुन लिया था, जो बानी नहीं सुन पा रही थी क्योंकि बानी आरव को सर्द में फील कर रही थी। वही आरव बानी में पूरा समा कर बानी के होठों को अपने होठों पर पैक कर देता है, जिससे बानी आंसू से भरी आंखों को बंद कर देती है। ए फ्लैट आगे। अगले दिन आरव बानी मसूरी में घूम रहे थे और साथ में उनके पीछे सुल्तान भी, जिसने आरव को देखकर बानी का हाथ पकड़ा लेता है। इसलिए बानी का एक हाथ आरव ने तो दूसरा हाथ सुल्तान ने पकड़ा हुआ था, जिससे बानी समझ नहीं पा रही थी कि उसे अंडरस्कोर तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आरव एक तरफ तो वही सुल्तान दूसरी तरफ लेकर जा रहा था। बहना, चलो हम वहाँ चलते हैं। देखो वहाँ पर तुम्हारे लिए कितने फ्रेश फ्रूट्स है। चलो मैं तुम्हें खरीद कर देता हूँ। वैसे भी तुम कितनी कमजोर हो गई है। चलो। सुल्तान ने बानी को अपनी तरफ ले जाते हुए कहा, जिससे बानी सुल्तान की तरफ जा पाती तभी आरव बानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे कहता है, मैंने कहा था ना तुम मेरे साथ रहोगी तो कहाँ जा रही हो। चलो हम विला वापस जा रहे हैं। वही अब ये सुनकर बानी आरव से कुछ कह पाती तभी सुल्तान मुंह बनाकर कहता है, मेरी बहना कहीं नहीं जाएगी। अगर जीजा तुम्हें वापस जाना है तो जाओ, मैं और बहना तो अभी और घूमेंगे। चलो बहना, इसे जाने दो। ये कहकर फिर से बानी को खींचने लगा, जिस आरव सुल्तान को घूरते हुए बानी को फिर से अपनी तरफ से कर कहता है, तुम ऐसे इस पर हक नहीं जता सकते हो, समझे, ये मेरी वाइफ है। पर बहना मेरी बहना है तो तुम भी मेरी बहना को बार बार परेशान नहीं कर सकते हो। सुल्तान ने भी आरव को घूरते उसके सामने आते हुए कहा, जिससे अब आरव और सुल्तान दोनों आमने सामने खड़े हो गए थे। तो वही अब बानी उनके बीच में परेशान और इरिटेट होते हुए कभी आरव को देख रही थी तो कभी सुल्तान को, क्योंकि अब दोनों बानी को लेकर बहस कर रहे थे कि जायदा हक बानी पर अंडरस्कोर का है। जिसे देखकर बानी दोनों से गुस्सा होते हुए चिल्लाकर अपना हाथ छुड़ा कर कहती है, छोड़िए मुझे और चुप हो जाइए। आप दोनों ने मुझे पागल कर दिया है। तभी बानी सुल्तान को कुछ न कहकर आरव से कहती है, बॉस आपको क्या हो गया है। आप बड़े भैया को जानते हैं न, वो जल्दी समझ नहीं पाते हैं, फिर भी आप बहस कर रहे हैं। तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो। तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें हमेशा मेरी साइड रहना चाहिए, न कि इस के। आरव ने बानी से सुल्तान को देखकर कहा। वही अपने लिए सुनकर सुल्तान बोल पड़ा, तुम ऐसे हर बार मुझे
बोल मुझे इंसल्ट नहीं कर सकते हो जीजा को ही कहते हैं और तुम हो। आरव ने उसे और चिढ़ा कर कहा, जिससे सच में सुल्तान चीड़ भी रहा था और वो फिर से उसके साथ बहस करने लगता है, जिससे दोनों भूल जाते हैं कि उन दोनों के बीच में खड़ी हुई बानी उनको बहस करते हुए देखकर गुस्से से वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ निधि रूम से रेडी होकर बाहर आ रही थी और वही वीर उसका वेट होटल के बाहर कार में कर रहा था, क्योंकि आज दोनों का घूमने का फिर से प्लान बना हुआ था। निधि ने इस वक्त पिंक और वाइट कलर दोनों का कॉम्बिनेशन सूट नायरा कट वाला सूट पहना हुआ था, जिसमें खुले बाल में निधि बेहद खूबसूरत लग रही थी। निधि लिफ्ट से नीचे जाने के लिफ्ट के बाहर खड़ी हुई थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, जिसके खुलने से निधि लिफ्ट के अंदर चली जाती है और अभी लिफ्ट में निधि अकेली खड़ी हुई थी और तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया था कि तभी कोई लिफ्ट के लिए आ जाता है, जिसे देखकर निधि थोड़ी हैरान हो गई थी, क्योंकि इस वक्त उसके सामने शनाया खड़ी हुई थी जो जानबूझकर निधि के साथ इस लिफ्ट में आई थी। निधि बिना कुछ कहे लिफ्ट के बंद होने से फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है और शनाया से दूर होकर खड़ी अपने दुपट्टे को अपने हाथों की उंगलियों में घुमाने लगी, क्योंकि निधि इस वक्त शनाया के होने से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वही निधि को चुप देखकर अब इविल स्माइल करते हुए बोली, निधि यही नाम है न तुम्हारा? एक बात बताओ निधि, वीर को मुझसे छीनने के लिए तुमने कैसे अंडरस्को किया? क्या शादी से पहले तुमने उसे फंसाने के लिए अपनी बॉडी को यूज किया? क्योंकि तुम्हारी तरह थर्ड क्लास की लड़कियां यही सब करना तो अच्छे से जानती है। शक्ल से तुम कितनी मासूम लगती हो, लेकिन हो नहीं। सच में मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी जो अंडरस्को बड़ी ही के फियोंसी को छीनकर खुद उससे शादी कर लेती है। वीर मेरा फियोंसी था, हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन तुम तो मुझसे मेरे फ्यूचर हस्बैंड को छीन लिया और अब यहाँ पर मजे कर रही हो। मेरी एक बात याद रखना, वीर मेरा है समझी, और मैं उसे तुमसे लेकर ही रहूंगी। वही निधि जो कब से चुपचाप उसकी बात को सुन रही थी, तभी निधि एकदम से शनाया के गाल पर थप्पड़ जड़ देती है, जिससे शनाया निधि को हैरानी से देखने लगी, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि निधि उसे ऐसे थप्पड़ मार सकती है, क्योंकि वो निधि को बहुत ही भोली भाली समझती थी जो जवाब देना नहीं जानती थी। लेकिन निधि इतनी कमजोर नहीं थी जो शनाया के साथ लड़ न पाए, बस वो शांत थी। वो जायदा अंडरस्को बड़ी ही से बहस नहीं करती थी। दिव्या जी के सामने इसलिए चुप रहती थी, एक तो दिव्या जी उससे उम्र में बड़ी थी, फिर ऊपर से वीर की मॉम जिसकी वो बस रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए बस उनकी कड़वी भरी बातें सुनकर उन्हें जवाब नहीं देती थी और बस हट होती थी। लेकिन निधि अब शनाया की बकवास सुनकर खुद को हट नहीं करती है और जवाब के बदले उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देती है। उतने में लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, जिससे निधि लिफ्ट से उसे कुछ कहे बाहर जाने लगी तो लेकिन तभी लिफ्ट के लिए खड़ी हुई शनाया को पलट कर कहती है, तुम कौन हो और तुम्हारा पहले मेरे पति से क्या रिश्ता था या नहीं? उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, समझी? वो मेरे पति है। अगर तुमने उन्हें मुझसे छीनने की कोशिश भी करी तो अगली बार तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझी? कहकर निधि वहां से चली जाती है। जिसके बाद शनाया लिफ्ट के लिए खड़ी गुस्से में कांप रही थी। वही निधि कार में आकर वीर के बगल में उसकी एक बाहें को पकड़कर अपना सर उसके शोल्डर पर रख देती है। वीर जो ड्राइविंग सीट पर था वो निधि को इस हरकत पर बहुत ज्यादा प्यार से निधि के सर को तारांकन लेता है और कहता है, क्या बात है, आज बीवी बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहा है। सर आप मुझे कभी भी नहीं छोड़गे न? हमेशा मेरे साथ रहेंगे और ऐसे ही मुझे लाइफ टाइम तक प्यार करेंगे। निधि ने वीर की बाहें को अपने हाथों में कसकर उसे देखकर अपना चेहरा उठाकर कहा, जिससे वीर बहुत ज्यादा ध्यान से निधि के फेस को देखता है और फिर मुस्कुराकर निधि के होठों को सॉफ्ट अंडरस्को करके बोलता है, बीवी मैं तुम्हें तब भी नहीं छोड़ने वाला जब तुम भी छोड़ने के लिए कहूंगी, तब भी नहीं। प्रॉमिस, और प्यार तो मैं तुम्हें लाइफ टाइम तक नहीं, उसके बाद भी करूंगा, क्योंकि तुम्हारी रूह भी मेरी है। मैं उसे कभी भी अपने से दूर जाने ही नहीं दूंगा। वीर की जनून भरी बस्ते सुनकर निधि की आंखें नम हो जाती है और वो उसे कहती है,
मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि आप हो मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। यार तुम बहुत रोंदू हो, ऐसे बात मैं रोने लग जाती हो। चलो अब स्माइल करो, वरना मेरा मूड बदल गया तो मैं तुम्हें रूम में दूसरी तरह से रुला सकता हूँ जिससे मुझे सुकून मिलता है। वीर ने उसके आंसू को साफ करते हुए उसे थोड़ा परेशान करते हुए कहा, जिससे निधि जल्दी से रोना बंद कर देती है और सीट बेल्ट को लॉक करते हुए कहा। जिसके कुछ देर में ही वीर और निधि की कार वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मसूरी में आरव और सुल्तान दोनों को बहस करते हुए काफी समय हो चुका था और तभी वो दोनों का ध्यान बानी का नाम लेकर उस जाता है जहां पर बानी पहले उन दोनों के बीच खड़ी हुई थी, जिसे अब वहां न देखकर आरव और सुल्तान दोनों हैरान हो जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं, लेकिन बानी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। जिससे आरव बानी को कॉल ट्राई करता है, लेकिन बानी ने अपना फोन उसके पॉकेट में ही रखा था, जिसे खुद के पास देखकर आरव गुस्से में कहता है, ऐसे तो हर वक्त इस फोन से चिपकी रहती है, लेकिन आज ही खुद से दूर करना था, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मेरी बहना फिर से खो गई? सुल्तान ने रोनी सूरत बनाकर आरव से कहा। टू बी कंटिन्यू। निधि के थप्पड़ से क्या करेगी अब शनाया? क्या शनाया का मकसद जानकर निधि वीर को शनाया से बचा पाएगी? क्या कभी आरव और सुल्तान की दोस्ती हो पाएगी, या ऐसे ही दोनों बानी के लिए एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? कहाँ गई बानी? क्या सच में बानी खो गई है? कैसे ढूंढेंगे अब आरव और सुल्तान बानी को? कहानी इन सवालों को जानने के लिए पढ़िए येस बॉस। ए फ्लैट आगे। यू आई विल किल यू। अगर तुमने फिर से बकवास करी, वो खोई नहीं है, हम दोनों को छोड़कर कहीं चली गई है, आरव ने उसे गुस्से में कहा। वही सुल्तान आरव की बात सुनकर अब मुंह बना लेता है। वही अब आरव इधर उधर फिर से देखने लग जाता है और फिर सुल्तान को देखकर बोलता है, अब यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, चलो और ढूंढो उसे। कहकर आरव आगे जाना लगा, जिससे सुल्तान उसके पीछे चलते हुए उससे आगे बढ़कर बोला, पता नहीं मेरी बहना हर बार तुम्हें छोड़कर क्यों चली जाती है, शायद ये भी वो तुमसे परेशान हो गई है, लगता है मेरे लिए कोई नया जीजा ढूंढने गई है। वही ये सुनकर आरव रुक जाता है और गुस्से में सुल्तान को पीछे से घूरता है, लेकिन अभी उसके पास इतना समय नहीं था कि वो सुल्तान को उसकी बात कोई जवाब दे पाए, इसलिए बानी को ढूंढने के लिए अपने रुके हुए कदम बढ़ा लेता है। वही एक जगह बानी अंडस को बड़ी ई की बाहों के ऊपर गिरी हुई थी, जो देखने में सच में आरव से कम और ज्यादा भी नहीं पर बहुत ज्यादा हैंडसम था। बानी उसके चेहरे के फीचर्स को देख रही थी जो बहुत शार्प थे। बानी तो शायद उसे देखकर कुछ वक्त के लिए इतनी हिप्नोटाइज हो जाती है कि सब कुछ भूल जाती है, लेकिन वही जो बानी के नीचे लेटा हुआ था वो जल्दी से बानी को झटके से दूर कर देता है, जिससे बानी की कलाई में थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो अपनी चोट देखकर उठकर उस इंसान से कुछ कुछ कहती, तभी कोई लड़की उस वहां पर आती है और रोते हुए उस आदमी को कसकर हग करते हुए जोर जोर से रोने लगी, जिसके साथ कुछ देर पहले बानी चलते हुए उस आदमी के ऊपर गलती से गिर गई थी। बानी उस लड़की को देखती है जिसका पूरा चेहरा उस आदमी छुपा हुआ था। वो अंडस को तरह छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक कर रो रही थी, जिसे वो आदमी खुद भी बहुत ज्यादा प्यार से हग करते हुए कहता है, स्टॉप इट क्राइंग इन अदरवाइज आई विल किल यू, इट्स माई लास्ट वेयरिंग। ये सुनकर बानी का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसे इस आदमी की धमकी को सुनकर आरव ही याद आ रहा था, जो बात बात पर बस उसे जान से मारने की धमकी देता था। लेकिन वही वो लड़की उस आदमी की बात सुनकर जल्दी से रोना बंद कर देती है और फिर बानी को गुस्से में देखती है। वही बानी ने अब जाकर उस लड़की का चेहरा सही है देखा था। लड़की सच में खूबसूरत थी, सुंदर पतले होठ, तीखी सी नाक और काली आंखों पर ग्लासेस पहने हुए थे और बहुत ज्यादा कल बाल थे, जो देखने बहुत क्यूट लग रही थी। पर जैसे वो बानी को घूर रही थी, इससे बानी थोड़ी डर जाती है, जिससे बानी उससे बोली, अरे यार तुम मुझे ऐसे अपने क्यूट से चेहरे के साथ गुस्से में क्यों देख रही हो, मैंने कुछ नहीं किया,
मेरा नाम बानी है। देखो मैं भी क्यूट लगती हूँ ना। बस मैंने तुम्हारी तरह अपनी आंखों में चश्मा नहीं पहना और मेरे बाल तुम्हारी तरह मैगी की तरह गोल गोल नहीं है। काश होते तो मैं भी तुम्हारी तरह क्यूट होती। बानी की बात सुनकर वो लड़की जल्दी से उस आदमी को देखकर कहती है, क्या ये सच बोल रही है? अगर इस लड़की के बाल मेरी तरह होते तो ये भी क्यूट लगती। नहीं, उस आदमी ने उस लड़की को प्यार से कहा, जिसकी न सुनकर बानी भड़कते हुए उस आदमी से कहती है, आप उससे झूठ बोल रहे हो। वही बानी की आवाज़ सुनकर वो आदमी बानी को घूर कर देख कर बोलता है, शी इज़ माई वाइफ, मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। वही ये सुनकर बानी थोड़ी सी हैरानी से कहती है, आपकी शादी भी हो गई और ये क्यूट लड़की आपकी वाइफ है, मुझे बुरा लग रहा है। वही ये सुनकर वो आदमी और उसकी वाइफ बानी को हैरानी से देख रहे थे कि तभी एक आवाज़ उन तीनों के कानों में सुनाई दी, जिससे बानी घबरा जाती है। तुम्हें बुरा फील क्यों हो रहा है? तुम भूल गई हो कि तुम्हारी शादी भी हो गई है और तुम मुझे छोड़कर फिर से यहाँ पर दूसरों लड़कों को ताड़ रही हो। बानी ने ये सुनकर रोनी सूरत बनाकर आरव को देखा जो उसे बुरी तरह से घूर रहा था। तभी बानी कुछ कहती तभी आरव बानी का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे दांत पीसते हुए कहता है, तुम चलो मेरे साथ। ये कहकर आरव बानी को लेकर जाने लगा था कि तभी उस आदमी ने आरव को पहचान कर कहा, तुम आरव खुराना हो न? आरव उस आदमी की बात सुनकर रुक जाता है और आरव भी अब उस आदमी को पहचान लेता है और कुछ कहता तभी बानी आगे बढ़कर उस आदमी को देखकर मुस्करा कर कहती है, बिल्कुल सही कहा आपने ये खडू। मेरा मतलब था कि ये मेरे हस्बैंड आरव खुराना है। वही अब आरव बानी का हाथ पकड़कर उसे साइड में करके उस आदमी से हाथ मिलाकर कहता है, हेलो मिस्टर नक्श डो बरियाल। वही नक्श अब बानी को देखकर मुस्करा कर कहता है, तो तुमने शादी कर ही ली? सोचा नहीं था। वही ये सुनकर आरव नक्श के साथ खड़ी हो उसकी वाइफ को देखकर कुछ कहता तभी नक्श ने आरव से मुस्करा कर कहा, ये मैगी है मेरी वाइफ। नक्श और मैगी अब कौन है अगर आप जानना चाहते हैं तो अनफॉरगेटेबल ब्रदर्स लव रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपको वही मिल जाएंगे। और मैंने अभी इस स्टोरी में नक्श और मैगी को इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये दोनों भी आरव और बानी की तरह क्यूट कपल है। बाकी और डिटेल के लिए पढ़िए अनफॉरगेटेबल ब्रदर्स लव। वही मैगी नक्श से कहती है, सर क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ, आरव और मैं कॉलेज टाइम पर सेम बैच में थे, नक्श ने कहा। तभी बानी मैगी को देखकर मुस्करा कर कहती है, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? वही बानी की बात सुनकर मैगी मना करते हुए बोली, नहीं, वैसे तुम मुझसे ज़्यादा क्यूट हो। वही ये सुनकर बानी खुश हो जाती है। कुछ देर बाद मैगी और बानी में दोस्ती हो गई थी और दोनों एक साथ बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे थे और साथ में दोनों भुट्टा को खा रहे थे क्योंकि अभी वो भुट्टा वाले के पास के स्टॉल पर बैठी हुई थी। आरव और नक्श उन दोनों से दूर मगर उन दोनों के ऊपर नज़र बनाकर एक साथ खड़े हुए मसूरी की वादियों को देख रहे थे। उसे पता है कि तुमने मैगी से शादी कर ली, आरव ने नक्श से ठंडी आवाज में कहा। नक्श ये सुनकर गहरी सांस लेते हुए न में सर हिला देता है, जिसे देखकर आरव ने कहा, तुम दोनों जो कर रहे हो उसकी वजह से अपनी वाइफ को इतना हट मत करना कि वो तुम्हें छोड़कर चले जाए। वही ये सुनकर नक्श ने आरव से कहा, अब वो मेरे पास मेरी वाइफ है, मैं उसे कभी भी हट नहीं करूँगा, लेकिन हमारा बदला हम लेकर रहेंगे। वही ये सुनकर आरव ने कहा, वैसे वो कहाँ है? वही ये सुनकर नक्श उसे कुछ कहता है जिससे आरव मुस्करा कर कहता है, तो तुमने अपनी वाइफ के लिए बेचारे को चीट किया है। वही ये सुनकर नक्श कुछ नहीं कहता है लेकिन तभी उसकी नज़र मैगी और बानी पर जाती है जिसे देखकर उसका चेहरा सख्त हो जाता है और वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ हंसकर बात करने की। वही ये सुनकर आरव भी बानी और मैगी की तरफ देखता है जिनके बीच में आकर सुल्तान बैठा हुआ था और मैगी और बानी के साथ मुस्करा कर हंस हंस कर बातें कर रहा था।
जिसे देखकर आरव ने नक्श से कहा, रिलैक्स नक्श, वो तुम्हारी वाइफ के साथ कुछ नहीं करेगा तो गुस्सा मत करो। वॉट? नक्श ने आरव से हैरानी से देखकर कहा और फिर सुल्तान की तरफ देखा जो बानी के सर पे हाथ फेरते हुए कुछ बोल रहा था, जिसे देखकर नक्श ने आरव से गुस्से में कहा, तुम यहाँ खड़े हुए अपनी वाइफ के पास अंडरस्को बड़ी ई भी आदमी को कैसे देख सकते हो? जितना मैं आरव खुराना को जानता हूँ अब तक तुम उसे मार देते। मन तो मेरा इतना करता है कि इस साले को फाड़ कर रख दूं या फिर जिंदा जमीन पर दफन कर दूं जब देखो मेरे और मेरी वाइफ के बीच में घुसने की कोशिश करता है। आरव ने बेहद चीढ़कर नक्श से कहा, जिसे सुनकर नक्श उसे कहता है, तो तुमने इसे जिंदा क्यों रखा है? कौन है ये? अब आगे, साला डॉन है मुंबई का और आधा पागल है और मेरी वाइफ को अपनी बहन समझकर मेरा साला साला बना हुआ है, जो यहाँ पर हमारे हनीमून के बीच में मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। वही अब आरव ने नक्श को पूरी बात सुनाई, जिसे सुनकर नक्श ने कहा, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ इतना कुछ ड्रामा हो रहा है। अब मेरी वाइफ ही पूरी ड्रामा क्वीन है तो ड्रामा तो होगा न? आरव ने उसे देखकर कहा। वही अब नक्श सुल्तान को देखकर आरव से बोलता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा साला कौन है, पर मैं अपने अलावा अपनी वाइफ के साथ अंडरस्को बड़ी ई और को देख नहीं सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ को लेकर, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ हमारे हनीमून पर आया हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। तुम भी अपना हनीमून एंजॉय करो और अपने इस पागल साले को दूर रखा करो, वरना तुम बाप नहीं बनोगे। वही ये सुनकर आरव सुल्तान को देखकर बोलता है, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं इसे सच में मार दूंगा। वही अब सुल्तान मैगी को देखकर बोलता है, पहली मेरे पास एक ही बहना थी लेकिन आज मुझे अपनी दूसरी बहना मिल गई। तुम भी अब बहना की तरह मेरी बहना हो, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत होगी तो मैं हूँ तुम्हारे लिए। वही ये सुनकर बानी और मैगी मुस्करा देती है और मैगी उसे कुछ कहती तभी नक्श वहां आकर मैगी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खड़ा कर देता है और फिर सुल्तान से कहता है, मेरी वाइफ के लिए मैं हूं तो उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वही ये सुनकर सुल्तान मुंह बना लेता है तभी नक्श आरव से कहता है, अच्छा अब मैं चलता हूं क्योंकि हमारी मिलना यही तक था। अगर इन फ्यूचर हो सका तो मुझे होप है कि हम फिर से मिले और कुछ टाइम स्पेंड कर सके। वही ये सुनकर आरव स्माइल कर देता है और वही अब मैगी बानी से कहती है, मैं तुम्हारी मूवी की शूटिंग पूरी होंगी तो मैं जरूर सर के साथ तुम्हारी पहली मूवी को जरूर देखूंगी, क्योंकि मुझे मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद है और पता है मेरा फेवरेट हीरो कौन है, उसका नाम। मैगी उसे बता पाती तभी नक्श उसके हाथ को कस दबा दिया है, जिससे मैगी चुप हो गई थी और बानी को अपने हीरो का नाम बता नहीं पाती है और वही नक्श मैगी को लेकर अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है, जिसे जाते हुए देखकर बानी आरव के पास आकर उसे हक कर रही थी कि तभी आरव सीधा उसे अपने शोल्डर पर उल्टा टांग कर गुस्से में ले जाता है, जिससे बानी आरव को नीचे उतारने के लिए कहती है क्योंकि अब कुछ आसपास के लोग उन दोनों को देख रहे थे और वही सुल्तान उन दोनों के पीछे पीछे चलते हुए आरव पर गुस्सा कर रहा था कि वो ऐसे दिन दहाड़े में उसकी बहन को किडनैप नहीं कर सकता है, लेकिन आरव को बानी और सुल्तान की बात पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही दूसरी तरफ मुंबई में एना इस वक्त दर्श के एक कमरे वाले घर में थी क्योंकि दर्श ने उसे जबरदस्ती रखा हुआ था, लेकिन दर्श इस वक्त एना का पूरा ख्याल रख रहा था, जैसे एना को खाना खिलाना, उसके लिए उसे सब कुछ ला कर देना। वही अभी एना दर्श के लाए हुए कपड़े को दर्श के इसी चादर से बने हुए पर्दे के पीछे कपड़े चेंज कर रही थी, जिसे वही खड़ा दर्श का गला सूख रहा था क्योंकि जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतार रही थी दर्श को कुछ हो रहा था। वैसे इस वक्त एना पीठ फेर के उसके सामने पर्दे के पीछे खड़ी होती, जिसे से दर्श उसे देख तो नहीं सकता था, लेकिन एना के कपड़े नीचे जमीन पर एक एक कर गिर रहे थे, जिसे दर्श नीचे आधी चादर से अच्छे से देख पा रहा था और साथ में एना के खूबसूरत गोरे पैर को और पतली टांगों को जो कुछ तो दिखाई दे रही थी।
तभी दर्श अपनी गर्दन पर अपने एक हाथ फेरते हुए अपने होठों को बाइट करते हुए मुस्करा कर मन में बोलता है, हॉट तो बहुत है ये। तभी एना सिंपल सी शॉर्ट फ्रॉक टाइप ड्रेस पहनकर पर्दे से बाहर निकल कर आती है और अपने ड्रेस को खुद ही देखकर मुंह बनाकर दर्श को कहती है, तुम्हें कोई और ढकी ड्रेस नहीं मिली, देखने में ही काफी चीप लग रही है। क्या कहा चीप मैडम, पूरी 2000 रुपए की है और तुम इसे चीप बोल रही हो? दर्श ने हैरानी से कहा। ओनली 2000 RS सीरियसली? ये कहते हुए एना का रिएक्शन हंसी वाला था, जिसे देखकर दर्श ने दांत पीसते हुए कहा, ये कोई जोक था? एना तभी उसे गुस्से में कहती है, एक तो तुम मुझे से तमीज से बात किया करो, समझे? ओह, तो अब मैडम को रिस्पेक्ट चाहिए। पहले ये बताओ कि तुमने आज तक खुद भी अंडरस्को बड़ी ही को रिस्पेक्ट करी है? दर्श ने उसे चीर कर कहा। उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे? अब मुझे यहाँ से जाने दो और मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तुम जैसे आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी है, एना ने गुस्से में कहा और जाने लगी। तभी दर्श उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसे देखकर बोलता है, मैंने कहा था ना, तुम अब कहीं नहीं जा सकती हो, हम शादी करने वाले हैं। यू हैव लॉस्ट योर माइंड, क्या बकवास कर रहे हो कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? तुम जिसकी हालत एक फटीचर जैसी है, जो इस अजीब से रूम में रहता है, उससे मुझे जैसी लड़की जिसके घर में तुम्हारी तरह मेरे घर नौकर होते हैं, वो तुमसे शादी करेगी? शादी माय फुट एंड लीव मी ओके, कहकर एना ने अपना हाथ दर्श से छुड़वाना चाहा कि तभी दर्श उसे कमर से पकड़कर उसके लिप्स पर अपने होंठ रखकर उसे अनडिस्को करने लगता है, जिससे एना शॉक्ड हो जाती है। लेकिन तभी दर्श को अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी कोशिश का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि दर्श उसे अब वाइल्ड होते हुए अनडिस्को करने लगता है, जिससे एना को दर्द हो रहा था और आंखों में आंसू बह रहे थे। अब आगे एना के होठ छिल में थे और उससे थोड़ा भी बह रहा था, जिससे एना को दर्द हो रहा था और वो गुस्से में दर्श को घूर कर देखती है, जो उसे खुद भी गुस्से में खड़ा हुआ घूर रहा था, जिसे देखकर अब एना गुस्से में दर्श को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा देती है, जिसे दर्श हवा में रोक कर लेता है और वही हाथ पकड़कर उसके हाथ को मोड़कर एना की पीठ पर लगाकर और कसते हुए बोला, सोचना भी मत, समझी? तो अपने दिमाग में एक बात अच्छे से समझ कर बिठा लो कि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और कल हमारी शादी है, तो मुझे तब तक गुस्सा मत दिलाना कि मैं अपना गुस्सा तुम पर उतारूँ, समझी? ये कहकर दर्श गुस्से में उसे छोड़ देता है और घर से बाहर चला जाता है और दरवाजा में बाहर को लॉक कर देता है, जिससे घर के अंदर से दरवाजे पर खड़ी एना दरवाजा गुस्से में पीटने लगी। वही दूसरी तरफ शिमला में होटल रूम वीर निधि को पीछे से बाहों में भरकर उसके सूट की डोरी से खोलते हुए निधि के गले में अनडिस्को कर रहा था, जिससे निधि एकदम से वीर से दूर होकर बोली, सर अभी शाम हो रही है, हमने अभी तक डिनर भी नहीं किया है, मुझे भूख लग रही है। वही ये सुनकर वीर फिर से निधि के पास आकर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे के चेहरे पर आए हैं बालों को कान के पीछे करके सिडिक्टिव वॉइस में कहता है, बीबी भूख मुझे भी लग रही है, मुझे भी डिनर करना है और डिनर में मुझे मेरी फेवरेट डिश खानी है, जो तुम हो बीवी। सर प्लीज पहले खाना खा लेते हैं ना, फिर बाद में आपका जो मन करेगा मैं कुछ नहीं कहूंगी, निधि ने वीर से प्यार से कहा, जिससे वीर निधि के गाल पर ते हुए बोला, ठीक है जैसा तुम कहो, मैं अभी कुछ मंगवाता हूँ, कहकर वीर जाने लगा, जिसका हाथ पकड़कर निधि कहती है, रूम में नहीं, आज नीचे रेस्टोरेंट में चलकर खाते हैं, प्लीज सर। प्लीज सर मत बोली बीवी, मुझे वो सब याद आ जाता है, वीर ने शरारत से कहा, जिसे सुनकर निधि वीर के सीने पर मारकर कहती है, आप बहुत ही बेशर्म हो और तुम बहुत ही शर्मली, वीर ने अपनी आइस विंक करके कहा। तभी निधि अपने सूट की डोरी को सही करते हुए वीर के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने नीचे चली जाती है। वही दूसरी तरफ मसूरी में विला में आरव जब से बानी को विला में लेकर वापस आया था, तब से बानी से बात नहीं कर रहा था, जिससे बानी समझ गई थी कि आरव गुस्से में उसे इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो उससे गुस्सा हो गया था।
वही अभी बानी सुल्तान के साथ बैठी हुई थी और परेशान होकर अपने हाथ के नाभि को चबाकर कुछ सोच रही थी, जिसे देखकर सुल्तान बानी को देखकर बोलता है, बहना ऐसे परेशान मत रहो, वो जीजा तो पहले से ही हम दोनों से गुस्सा रहता है, हम तो के लिए और खास कर तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात तो नहीं है न। उस खड़ूस की आदत है मेरी बहना से गुस्सा रहने की, रहने दो उसे। हम दोनों कल के बारे प्लान करते हैं कि कल हम दोनों कहाँ पर घूमने चलेंगे। बड़े भैया, खड़ूस सच में गुस्से में है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें गुस्से में देखकर। मुझे उन्हें मानना है क्योंकि वो मुझसे नाराज हो गए हैं, पर क्या करूं कि उनका गुस्सा शांत हो जाए ताकि जल्दी से उन्हें मना सकूं। बानी ने बहुत सोचकर कहा, जो कब से पहले सोच रही थी। आरव ने रूम के अंदर लैपटॉप पर काम कर रहा था और उसने दरवाज़ा पूरा बंद रखा हुआ था। टू बी कंटेंट, आरव ने रूम के अंदर लैपटॉप पर काम कर रहा था और उसने दरवाज़ा पूरा बंद रखा हुआ था। अब आगे, आरव ने रूम के अंदर लैपटॉप पर काम कर रहा था और उसने दरवाज़ा पूरा बंद रखा हुआ था। तभी उसके रूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है, जिसकी आवाज़ सुनकर भी आरव अपनी नज़र लैपटॉप के ऊपर से नहीं हटता है और अपना काम करने लगता है। वही बानी जो अभी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी, इनफैक्ट उसने दरवाजे को लॉक भी कर दिया था और वो आरव को देख रही थी, जिसे पता था कि वही है, फिर भी उसे इग्नोर कर रही है। जिसे देखकर बानी मन में कहती है, तू तो गई बानी, खड़ूस का गुस्सा झेल अब। वही बानी धीरे धीरे कदम की लेकर आरव के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखकर हिम्मत से कहती है, बॉस आप सच में गुस्सा है क्या? वही ये सुनकर आरव अपनी नज़र उठा और बानी को घूरकर एक नज़र देखता है और फिर लैपटॉप को जोर से बंद कर देता है, जिसकी आवाज़ से बानी डर जाती है। लेकिन तभी आरव को जाते हुए देखा कर पीछे से उसे हग करते हुए बोली, सॉरी, मुझे आपको ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए था, मैं सच में स्टूपिड हूँ, आप सही बोलते हैं, छोड़ो मुझे। आरव ने उसके हाथ को अपने सीने से छुड़ाकर कहा और दरवाजे की तरफ जाने लगा, जिसे देखकर बानी एक दूसरे से आरव की पीठ पर चढ़ जाती है और उसे कहती है, बॉस प्लीज मान जाइए, आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तुम्हें तो बुरा फील हो रहा है न कि तुम आज जिसकी बाहों में गिरी थी वो मैरिड था। हाँ, क्यों सही बोल रहा हूँ न, तुम नक्श को देखकर उस पर लाइन मारने वाली थी। आरव ने बानी को पीछे से अच्छे से होल्ड करते हुए बेहद चीर से कहा। वही अब बानी को समझ में आता है कि आरव सच में अंडरस्को वजह से नाराज हुआ है, जिससे बानी नक्श की पीठ से फिसलकर आरव के सामने आकर जबरदस्ती आरव के हाथ को अपनी कमर पर रख देती है और अपनी दोनों बाहें को आरव के गले में डालकर मुस्कुराकर प्यार से कहती है, बॉस मुझे सच में आप ज्यादा हैंडसम लगते हैं, तो मैं अंडरस्को बड़ी ई और को लाइन क्यों मारूंगी, क्योंकि कितना खूबसूरत हैंडसम बंदा पहले से ही मुझसे पट चुका है। आपको पता है ना मैं आपको कितना प्यार करती हूँ और आप मुझसे नाराज हो रहे हैं। अगर आप ऐसे ही नाराज होने वाले हैं तो फिर क्यों लेकर आए मुझे यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए, घर में रहकर ही गुस्सा कर लेते, कम से कम पैसे खर्च तो नहीं होते। वही ये सुनकर आरव बानी को घूर कर देखता है और फिर एकदम से बानी की कमर रखे हुए हाथों को बानी की पतली कमर पर कसते हुए बोला, एक तो तुम खुद मुझे गुस्सा दिलाती हो और अब मेरी कंप्लेंट कर रही हो। हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं तो अब उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये कहकर आरव बानी को गोद में उठा लेता है, जिससे बानी आरव के गले में अपनी बाहें डालकर कहती है, अब आप गुस्सा नहीं है न? आरव बानी को बेड पे लिटाकर अपनी शर्ट के बटन को खोलकर उसके ऊपर आते हुए कहता है, वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले मुझे अपनी नींद पूरी करने दो। वही ये सुनकर बानी टेढ़ा सा मुंह बना लेती है, जिसका चेहरा आरव एक हाथ में एक कर पकड़कर बोलता है, इस वक्त ऐसे मुंह बनाना बंद करो क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वही आरव बानी के होठों को अपने होठों पर मिलाकर उसकी सांस को अपनी सांसों में घुलने लगता है। आरव बानी के कोमल खूबसूरत बदन से उसके सभी कपड़े को रिमूव कर देता है, जिससे बानी पूरी तरह से आरव के सामने थी, जिसे देखकर आरव बानी के सीने को सहलाते हुए बानी में एडजस्ट हो जाता है और धीरे धीरे बानी में समाकर उसके उभारों पर हाथ घुमा कर रहा था।
कुछ देर बानी अपनी सिसकियों में काबू पाते हुए नम आंखों से आरव को देखकर भारी आवाज में बोलती है, मुझे दर्द हो रहा है, अब बस और नहीं, रुक जाए। वही जोश में आरव बानी को देखकर मुस्कुरा रहा था और उसे देखकर उसके होठों पर अंडस्को करते हुए कहता है, तुमने गलती करी थी कि अंडस्को बड़ी ई और को देखने, तो आज ये तुम्हारी पैनिशमेंट है। तुमने कहा था ना कि मैं गुस्सा हूँ या नहीं। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ और जब तक मैं तुमसे गुस्सा हूँ मैं तुम्हारे अंदर ही रहूँगा। इनफैक्ट आज तुम्हें मुझे फील करके इस दर्द को सहना पड़ेगा। कहकर आरव बानी को समाकर अपनी गोद में बिठा देता है और उसे फिर से दर्द देने लगा था, जिससे बानी दर्द में भी आरव के साथ मदहोश हो रही थी, जिसकी गवाही बानी की सिसकियां थी। अगले दिन शिमला पर वीर परेशान होकर बेड पर बैठा हुआ था, तभी निधि वीर की गोद से आकर बैठकर वीर के गाल पर अपना एक हाथ रख दिया। उसे प्यार से कहती है, सर वैसे भी हमें यहाँ पर बहुत दिन हो गए हैं और हमारा हनीमून अच्छे से बन गया है, लेकिन अब आपको एक बार अपनी मॉम के बारे में सोचना चाहिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो उन्होंने आपको बुलाया है और इस वक्त उन्हें आपकी बाहर ज्यादा ज़रूरत है। वो जैसी भी है आपकी मॉम है और आपको उन्हें मेरी वजह से हर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने हमारी पैकिंग कर दी है, चलिए मुंबई चलते हैं। निधि की बात सुनकर वीर निधि के माथे को तारांकन कर बोला, क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो? निधि ने बस हाँ में सर हिला दिया, जिससे वीर उसे कहता है, निधि तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? मुझे बस डैड ने कॉल किया है कि मॉम की तबीयत थोड़ा खराब है और वो मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन क्या पता मॉम ने झूठ कहा होगा। सर आप कैसे ये बोल सकते हैं? वो आपकी माँ है, भला कोई माँ अपने बच्चे से झूठ क्यों कहेगी? चलिए हमें चलना चाहिए, निधि ने उसे कहा, जिससे वीर कुछ देर बाद निधि के साथ उस होटल से चेकआउट करके वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मसूरी में सुल्तान अपने रूम में खिड़की के पास खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था, तभी उसके पीछे चार्ली उसे कहता है, आज आप घूमने नहीं गए? सुल्तान उसकी बात सुनकर चीर से कहता है, कैसे जाता वो जीजा, मुझे लेकर ही नहीं गया और बहना से मेरे बारे में झूठ कहा कि मेरा मन नहीं है, पता नहीं कब वापस आएंगे, मुझे बहना के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। सुल्तान वो दोनों कपल है तो उन्हें कुछ देर के लिए आपको उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए न। वैसे भी आरव खुराना मेम को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेम उनके साथ खुश है, यही तो चाहिए था आपको, चार्ली ने उसे कहा। जिसे सुनकर सुल्तान मुस्करा देता है, लेकिन तभी चीर से कहता है, हाँ मुझे यही चाहिए था, लेकिन मुझे आरव खुराना पसंद नहीं है, वो मेरी बहना को मुझसे दूर रखता है। सुल्तान की बात सुनकर चार्ली मुस्करा रही कहता है, वैसे सुल्तान जब आप शादी करेंगे तो क्या आप भी अपनी वाइफ को उसके भाई से दूर रखोगे? क्या मैं और शादी? चार्ली तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोल रहे हो? मैं शादी क्यों करूंगा, मैं ऐसे ही खुश हूँ और अब तो मेरे पास फैमिली है, तो मुझे शादी करने की क्या जरूरत है? सुल्तान ने कहा। जिसे सुनकर चार्ली हंसते हुए बोला, मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि तब आप आरव खुराना की जगह खुद को महसूस कर पाएंगे कि जब आपकी वाइफ के पास उसका भाई जायदा चिपका तो कितना गुस्सा आता है। वही ये सुनकर सुल्तान उसे घूरने लगा, जिससे चार्ली नज़र चुराकर कुछ काम बोलकर निकल जाता है। वही बानी आरव के साथ एक पहाड़ी पर थी जहां पर आने के लिए कच्ची सड़क बनाई गई थी। आरव बानी दोनों थार वाली जिप्सी में बैठकर दोनों यहां पर आए थे। बानी बाहें फैलाकर पहाड़ी पर खड़ी हसीन वादियों को महसूस कर रही थी, तो वही आरव जो इस पहाड़ी में बने हुए एक लड़की के घर में बानी को देखकर मुस्करा रहा था। तभी आरव बानी के पास जाकर उसे बेखक करते हुए कहता है, अब हम दोनों यहाँ पर अकेले ही, कोई भी हम दोनों को डिस्टर्ब करेगा। बानी आरव के हाथों को अपने हाथों में अपनी कमर पर बांधकर मुस्करा कर बोली, आपको पता है आप खड़ूस के साथ थोड़े थोड़े रोमांटिक भाई मुझे अच्छे लगते हैं, पर आप बहुत जलनखोर है। मुंह बंद करो अपना, वरना नीचे धक्का दे दूंगा और पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी डेड बॉडी कहाँ है। आरव ने बानी को सख्त आवाज में कहा, क्योंकि बानी का जलनखोर कहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया।
वही ये सुनकर बानी आरव से कहती है, आप मुझे प्यार नहीं बस डराते रहते थे, छोड़िए मुझे। कहकर बानी आरव से दूर होकर उस लड़की के घर के अंदर आ जाती है, जो कि आरव एक फार्म हाउस था और बेहद खूबसूरत था। वही आरव बानी के पीछे फार्म हाउस में अंदर आ जाता है और किचन की तरफ देखकर बानी से कहता है, मैं हमारे लिए डिनर बना रहा हूँ, तुम जाकर शावर ले लो। कहकर आरव किचन में चला जाता है, जिसके लिए बानी भी रूम में जाकर अच्छे से शावर लेने चली जाती है। और शावर लेने के बाद जैसे ही अपना बैग कपड़े पहने के खोल रही थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ सोचकर डेविल स्माइल्स आ जाती है और वो बैग को बंद करके आरव के बैग को खोल दिया। उसमें से आरव की एक टी शर्ट निकालकर मुस्कराने लगी। टू बे कैंटीने ए फ्लैट आगे। आरव खाना कुक करके किचन से जैसे ही बाहर निकल कर आता है तभी उसकी नज़र बानी पर जाती है, जो सोफे पे अपने गीले बालों के साथ सिर्फ आरव की वाइट शर्ट में सोफे पे बड़े सिजलिंग अंदाज में बैठी हुई सेब खा रही थी। वही बानी की शर्ट उसके घुटने से कुछ ऊपर थी, जिससे आरव की हालत थोड़ी खराब होने लगते हैं। लेकिन तभी वो दूसरे सोफे पर बैठकर उस पर से कुशन उठाकर बानी की तरफ फेंक कर उसे डांट कर कहता है, ये क्या पहना हुआ है तुमने? तुम्हारे पास अपने कपड़े नहीं पहनने के लिए? जाओ और चेंज करके आओ। वही कुशन जो बानी ने पकड़कर साइड में रख दिया था। तभी आरव की बात सुन बानी अपनी जगह उठ जाती है, जिससे आरव को लगता है कि बानी उसकी बात सुनकर चेंज करने जा रही है, इसलिए आरव फ़ोन निकालकर उसे देखने लगा। लेकिन तभी आरव को कुछ महसूस होता है और वो अपनी नज़रों को फ़ोन से हटाकर ऊपर की तरफ देखता है तो बानी उसके ऊपर झुकी हुई थी और मुस्कराकर आरव को देख रही थी, जिसे देखकर आरव अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें चेंज करने के लिए कहा था तो तुम ये। आरव अपनी बात भी पूरी कर पाता तभी बानी आरव की गोद में बैठकर आरव की बॉडी पर चिपक कर कहती है, आज आप मुझे बहुत हैंडसम लग रहे हो, बड़ा प्यार आ रहा है मुझे आप पर। कहकर बानी आरव के गले पर अपने होंठ से तारांकन लेती है, जिससे आरव बानी के हाथ पकड़कर उसे घूर कर देखकर बोलता है, आज मुझे तुम्हारे अटेंशन बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? बानी ने आरव से अपने हाथ छुड़ाकर आरव की शर्ट के एक एक बटन को अपने हाथों की उंगलियों से खोलते हुए कहा, जिससे आरव बानी का हाथ पकड़कर उसे भारी सांसों के साथ बोलता है, तुम क्या कर रही हो? जाओ, जाकर चेंज करके आओ। वही बानी की बात सुनकर मुस्करा देती है और फिर आरव की शर्ट जो ऊपर से खुल चुकी थी, जिससे आरव की स्ट्रॉन्ग चेस्ट बानी को साफ दिखाई दे रही थी, जिससे बानी झुककर आरव के चेस्ट पर अंडरस्को कर लेती है, जिसकी इस हरकत से आरव की आंखें बंद हो जाती हैं और वो बानी का हाथ छोड़ देता है। और वही ये देखकर बानी मुस्कुरा देती है और फिर से आरव की चेस्ट को तारांकन लेती है। तभी धीरे से आरव के शोल्डर पर अंडरस्को करके धीमी आवाज में बोलती है, बॉस मुझे आपसे कुछ कहना है। वही आरव बानी की वजह से मदहोश हो गया था, अपनी आंखें बंद करके बानी के स्पर्श को फील कर रहा था। तभी बानी की प्यारी सी आवाज़ सुनकर हम में जवाब दे देता है, जिसे सुनकर बानी आरव के कान में मुस्करा कर कहती है, मैं चेंज करके आती हूँ। और ये कहकर जल्दी से आरव की गोद से उठकर भाग जाती है। और वही आरव जो काफी मदहोश हो गया था, लेकिन बानी की बात सुनकर सेंस में आता है और ऐसे बानी को जाते हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था बानी उसकी हालत को बीच में खराब करके निकल जाएगी, क्योंकि वो अब उसका खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल था और बानी उसे ऐसे छोड़कर चली गई, जिससे आरव गुस्से में उठ जाता है और रूम की तरफ चला जाता है, जहां देखता है कि बानी ने दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ, जिसे देखकर आरव खुद को देखकर दरवाजा पीट के बाहर से बानी से कहता है, दरवाजा खोलो, तुमने दरवाजा लॉक क्यों किया है? वही बानी जो अभी भी आरव की शर्ट में थी और मुस्करा रही थी, क्योंकि उसे आरव को परेशान करने में मजा आ रहा था। लेकिन तभी आरव की बात सुनकर बानी आरव से कहती है, नहीं, मैं आज पूरी रात भर दरवाजा नहीं खोलूंगी। कल आपने मुझे कितना परेशान किया था, अब ये आपकी पनिशमेंट है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं रूम से बाहर रहूंगा,
चुपचाप दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें अच्छे से वार्न कर रहा हूँ, आरव ने सख्त आवाज में कहा। जिसे सुनकर बानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मुंह बनाकर कहती है, आप अगर अंदर आ गए तो मेरे साथ अच्छा कहाँ होगा, इसलिए बाहर हॉल पर आराम से सो जाइए, क्योंकि मुझे तो अब नींद आ रही है। ये कहकर बानी बेड की तरफ जाने लगती है कि तभी एकदम से रूम का दूसरा दरवाजा खुला जो ठीक बानी के सामने था, जिस पर पहले बानी का ध्यान ही नहीं गया था। दूसरे दरवाजे को देखकर बानी डर जाती है क्योंकि सामने आरव खड़ा हुआ अंदर आ गया था, जिसे देखकर बानी फिर से रूम से भागने के लिए अपने कदम उठा पाती कि तभी आरव उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी कमर पर को कसते हुए गुस्से में कहता है, फिर से वही गलती कर रही हो जो अभी कुछ देर पहले करी थी। बॉस प्लीज, वो तो मैं बस ऐसे ही। बानी अपनी बात आगे बोल पाती तभी आरव उसे उठाकर बेड पे पटक देता है और अपनी पेंट की बेल्ट को खोलकर बानी की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर बानी डर से कांपने लग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि आरव उसे बेल्ट से मारेगा, जिससे बानी डर से अपनी बात जोर से बंद कर देती है। लेकिन तभी एकदम से अपनी आंखें हैरानी से खोलकर आरव को देखने लगी, जो उसके दोनों हाथों को पकड़कर सर के ऊपर क्राउन स्टाइल में बेड पे अपनी बेल्ट से लॉक कर देता है, जिससे बानी आरव से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे हाथों को खोलिए। वही आरव बानी की बात सुनकर इग्नोर करके अपनी शर्ट उतार कर बानी को देखकर उसके ऊपर आकर बानी की शर्ट के बटन को एक बार में अपने हाथों से तोड़ कर देता है, जिससे बानी की शर्ट खुल जाती है और वो आरव को देखकर फिर से कुछ कहती तभी आरव बानी की शर्ट को ड्रॉ में से एक सीजा को निकालकर अपने हाथों से बानी की शर्ट को काट देता है, जिससे बानी आरव को देखी जा रही थी कि आरव पागल हो गया है और फिर से कुछ कहती तभी आरव बानी के पूरे बदन को स्कैन करके अपने हाथ से बानी के पैर को अनडिस्को करते हुए ऊपर की तरफ बढ़कर बीच में रुक जाता है, जिससे बानी की दिल की धड़कन रुक जाती है और वो पागल हो लगती है और झटपटाने लगी, लेकिन अपने हाथों की वजह से बेबस हो गई थी। आरव बीच में रुककर ही कुछ देर तक उसे कुछ नया एहसास करा रहा था। बानी की सांस अटक गई थी। तभी आरव बानी के पेट पर अनडिस्को करते हुए बानी के चेहरे को देखता है जो पसीना से पूरा बह चुका था, जिसे देखकर आरव डेविल स्माइल करते हुए उसे देखकर बोलता है, अगली बार से मेरे साथ खेल करके मुझे बीच में तड़पाने की कोशिश करी न तो मैं तुम्हें भी ऐसे ही तड़पने में मजबूर कर दूंगा। और ये कह उसका एक हाथ बानी के बीच में ही था, जिसे बानी सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी सांस अटक गई थी, लेकिन तभी मुश्किल से आरव से कहती है, अब बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, प्लीज मुझे कुछ हो रहा है। वही ये सुनकर आरव बानी से अपना हाथ हटा देता है और बानी में एडजस्ट होते हुए उसके अंदर समा जाता है, जिससे बानी चीखने ही लगी थी, जिसे आरव अपने होठों से रोक लेता है। वही ये सुनकर आरव बानी से अपना हाथ हटा देता है और बानी में एडजस्ट होते हुए उसके अंदर समा जाता है, जिससे बानी चीखने ही लगी थी, जिसे आरव अपने होठों से रोक लेता है। अब आगे। एक हफ्ते बाद मसूरी में आरव और बानी कुछ दिन बीत चुके थे और आरव बानी के साथ उसी पहाड़ी वाले फार्म हाउस में था, क्योंकि वो सुल्तान की वजह से अपना हनीमून में कोई डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए अपने फार्म हाउस में बानी के साथ एंजॉय कर रहा था। लेकिन अब आरव बानी दोनों वापस मुंबई जाने वाले थे, इसलिए अभी फिर से विला वापस आ रहे थे जहां सुल्तान वापस जाने के लिए रेडी था। आरव बानी को देख रहा था जो कार ड्राइव कर रही थी, क्योंकि बानी का मन कर रहा था ड्राइव करने का। बानी आरव की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करके आरव से कहती है, आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? उससे तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मेरी आंखें हैं और मेरी ही वाइफ है जिस मैं देख सकता हूँ, आरव ने उसे जवाब दिया। जिसे सुनकर बानी मुंह बना लेती है, जिससे आरव बानी को देखकर बोलता है, तुम फिर से मुंह बना रही हो। वही ये सुनकर बानी आरव की तरफ देखकर कुछ कहती तभी सामने न देखकर जिप्सी सीधी जाकर एक पॉल से लग जाती है, जिससे उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। आरव जिसकी आंखें धीरे से खुलती हैं तो वो बानी की तरफ देखता है, जिसका पूरा चेहरा कार की स्टीयरिंग पर झुका हुआ था,
जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वही आरव जल्दी से बानी का चेहरा अपने हाथों से हटाकर जैसे ही उसके बी से लथपथ चेहरे को देखता है तो हैरान हो जाता है, जिसकी आंखें बंद हो गई थी। वही आरव जल्दी से कार से बाहर निकल कर आता है, बानी को गोद में उठाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वही बानी के सर पे चोट लगी थी जिससे बी निकल रहा था, जिसे देखकर आरव घबरा जाता है और उसे इस बात का भी एहसास नहीं होता है कि आरव के सर पर भी चोट लगी है। लेकिन आरव को अपने से ज्यादा बानी की फिक्र हो रही थी। इस वक्त दोनों सुनसान जगह को थे और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जो अब बिल्कुल भी नहीं चल सकती थी। और सुनसान जगह होने से आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और न ही कोई गाड़ी गुजर रही थी जिससे आरव मदद ले सके। आरव बानी की हालत देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसे बस बानी का बी से लथपथ चेहरे को देख डर लग रहा था, और वो भी पहली बार, क्योंकि वो बानी थी जिसे खरोच आने से अब आरव की जान चली जाती थी। आरव बानी को गोद में उठाकर उसे देखकर ले जाते हुए घबरा कर बोलता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें शार्प रैबिट, तुम्हारा खडूस तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, प्लीज तब तक अपने आप को मेरे लिए कुछ नहीं देना। कहकर आरव बानी के बी भरे चेहरे पे माथे को तारानकन लेता है। बानी की गोद में बी से लथपथ लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी, जिसे देखकर आरव जल्द से जल्द बानी को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन जहां तक अभी वो थे वहां से हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर था। आरव बानी को गोद में उठाकर सड़क के बीच तेज तेज चल रहा था और वही अब मौसम भी एकदम से बिगड़ जाता है और जोरों से बारिश होने लगी, जिससे आरव और उसकी गोद में बानी तेज बारिश होने से भीग गए थे। आरव बानी को लेकर लगातार 2 घंटे से तेज बारिश में भीगते हुए सड़क पर चला जा रहा था। अब तक वो उस सुनसान जगह से काफी दूर आ गया था जहां पर उसे लोग दिखाई देता है जिनसे आरव हेल्प मांगता है, जो अब उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में निधि कुछ दिनों से विला में अकेली रह रही थी, क्योंकि वीर दिव्या जी के पास गया हुआ था, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। इसलिए वीर निधि से दूर था और इस दूरी में वीर और निधि में कोई बात नहीं हो पाई थी। निधि पिछले कई दिन से वीर के फोन का वेट कर रही थी, लेकिन वीर ने उसे न तो कोई फोन किया था और न ही कोई मैसेज। इसलिए निधि ऑफिस भी आई थी कि शायद वीर ऑफिस में हो, लेकिन वीर ऑफिस में भी नहीं था। निधि वीर को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। उसे रोना भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था कि वीर उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, वीर निधि से दूर कैसे रह रहा है। बल्कि जब निधि ऑफिस में भी वीर के केबिन से दूर रहती थी, वीर कैसे भी करके उसे अपने पास बुला लेता था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है जो वीर उससे बात क्या ये जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है कि निधि कैसी है। निधि से ढोते हुए ऑफिस में अपने डेस्क पर बैठी हुई थी और अपना काम कर रही थी, तो वही आदि जो निधि को ऑफिस में आज देखकर खुश हो गया था, क्योंकि पिछले कई दिनों से निधि ऑफिस नहीं आई थी। आदि निधि के पास जाकर उसे कहता है, ओह थैंक गॉड, तुम आज फाइनली आ गई, वरना मुझे लग रहा था कि तुमने फिर से ऑफिस की छोड़कर चली गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा बिजी थी, लेकिन अब मैं अपने काम पर वापस आ गई हूँ, निधि ने उसे कहा। जिससे आदि मुस्करा कर बोला, तुम कुछ उदास लग रही हो। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत नम है। वो क्या है ना, मुझे खूबसूरत लड़कियों की आंखें पढ़ने अच्छे से आती है। वही ये सुनकर निधि, जो वीर की वजह से सेड थी लेकिन अब अपनी उदासी छुपाकर उसे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। वही ये कहकर निधि आदि को इग्नोर करना चाहती थी, जो बात आदि अच्छे से समझ चुका था, जिससे उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए निधि को अब ज्यादा कुछ न कहकर चला जाता है। वही अब अपने आप को रोक कर पाती है और निधि अब वीर को फोन कर देती है, जिससे 1-2 बार बेल जाने के बाद कॉल कोई पिक कर लेता है, जिससे निधि खुद से कहती है, सर आप कहाँ हैं, मैं आपको मिस कर रही हूँ, आपको पता है। आगे निधि कुछ बोल पाती तभी फोन पर कोई जोर जोर से हंसने लगा, जिससे निधि एकदम से चुप हो जाती है,
क्योंकि ये आवाज़ वीर की नहीं थी बल्कि दिव्या जी की थी, जो कुछ देर हंसने के बाद उसे कहती हैं, ए लड़की, मैंने कहा था ना वीर तुझे छोड़ देगा, क्योंकि तू मेरे बेटे के लायक हो है, इसलिए तो मुझे तुझे छोड़कर मेरी पसंद से शादी करने के लिए मान गया है। अगर यकीन नहीं है तो खुद ही आकर देख ले, मेरा बेटा शनाया से आज एंगेजमेंट कर रहा है। एड्रेस तुझे भेज देती हूँ ताकि तुझे आने में कोई दिक्कत न हो। ये कहकर दिव्या जी फोन काट कर मुस्करा देती है और उसे एड्रेस सेंड करके फिर वीर के फोन पर निधि के आए हुए कॉल को डिलीट कर देती है। वही निधि जी, जो दिव्या जी की बात सुनकर हैरान हो गई थी, लेकिन तभी खुद से कहती है, नहीं वो झूठ बोल रही होंगी, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती है। निधि, तुझे ऐसे मेम की बात सुनकर परेशान नहीं होना चाहिए। वीर सर तुझे प्यार करते हैं और ऐसे मुझे कैसे छोड़ सकते हैं, मुझे उन पर विश्वास है। हाँ, ये कह रहे निधि अपने आप को यकीन दिला रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर दिव्या जी का मैसेज आता है, जिसमें अंडस्को बड़ी ही होटल्स का एड्रेस था, साथ ही लिखा था कि सही से पहुंच जाना। वही ये देखकर निधि के हाथ कांप रहे थे, जिससे उसके हाथ से फ़ोन नीचे छूट जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। लेकिन तभी एकदम से उठकर अपने आंसू को साफ करते हुए फ़ोन उठाकर ऑफिस से बाहर निकल जाती है। निधि टैक्सी रोककर उस पर बैठ जाती है और उसी टैक्सी ड्राइवर को एड्रेस पर ले जाने के लिए कहती है। निधि को अभी भी यकीन था कि जैसा दिव्या जी ने कहा है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि जैसे पिछले कुछ दिनों से वीर से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और वो उसे इग्नोर कर रहा था। निधि खुद ही अब तक खुद के और वीर के साथ बिताए हुए पल और दिव्या जी की बातों को सोच रही थी कि तभी एकदम से टैक्सी एक बड़े होटल के बाहर आकर खड़ी हो गई। निधि टैक्सी के रुकने से ड्राइवर को कुछ कहती, तभी उसने निधि से कहा, मैडम आप पहुंच गई है। जिसे सुनकर निधि उसे पैसे देकर टैक्सी से बाहर आ जाती है और होटल्स को देखने लगी और फिर सीधा अंदर चली जाती है। और अंदर आते हुए उसकी नज़र सीधा वीर पर जाती है, जो सच में शनाया के हाथ में रिंग पहना रहा था, जिसे देखकर निधि को झटका लगता है और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो वही खड़ी गिरने लगी थी, लेकिन तभी दरवाज़ा पकड़ लेती है। तभी निधि को वहां पर तालियों का शोर सुनाई दिया, जिससे निधि के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। निधि की आंखों में आंसू बहने लगे थे और वो पलटकर वहां से रोते हुए भाग जाती है, क्योंकि वीर ने निधि का दिल तोड़ा था और उसे और उसके प्यार को धोखा दिया था, जिसे देखकर दिव्या जी खड़ी मुस्करा देती है, क्योंकि उन्होंने निधि को देख जो लिया था। टू बी कंटिन्यू। अब आगे। वही दूसरी तरफ मसूरी में हॉस्पिटल में आकर आरव भी बेहोश हो गया था, जिससे डॉक्टर उसका भी ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्योंकि आरव को भी चोट आई थी और वो अभी बेहोश था। वही सुल्तान, जिसे आरव और बानी के एक्सीडेंट के बारे में वहां के लोकल लोगों से पता चला था, जो आरव बानी के जानकर को ढूंढ रहे थे। सुल्तान अभी अपने साइड में दूसरे बेड पर बानी को देख रहा था, जो बेहोश थी, जिसका ब्लड काफी लॉस हो गया था, इसलिए सुल्तान उसे अपना ब्लड डोनेट कर रहा था, क्योंकि मत से बानी और सुल्तान का ब्लड सेम था। सुल्तान मुस्कुराकर बानी को देखकर बोलता है, बहना तुम पहले मेरे कहने से मेरी बहना थी, लेकिन आज तो हम दोनों का बी का रिश्ता हो गया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों में एक ही बी है। कुछ देर बाद सुल्तान चाली के साथ खड़ा डॉक्टर की बात सुन रहा था। आपकी सिस्टर को होश आने में वक्त लग सकता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा। डॉक्टर, मेरा जीजा कैसा है, उसे होश आया है या नहीं? सुल्तान ने आरव के लिए फिक्र में पूछा, जिससे डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर सुल्तान, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अरे वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मानना पड़ेगा उन्होंने ने अपनी वाइफ को टाइम से हॉस्पिटल पहुंच दिया, वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। लेकिन अब दोनों ठीक है और आपके ब्रदर इन लॉ को होश जल्द आ जाएगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद चाली सुल्तान को देखकर बोलता है, वाह सुल्तान, आपके जीजा ने तो कमाल कर दिया, अब तो आप भी उसे पसंद करते हैं, तभी तो आपको उनकी फिक्र हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है,
वो तो बस मैं बहना के लिए पूछ रहा था क्योंकि वो मेरी बहना का पति है, वैसे भी मुझे क्यों उस आरव खुराना की फिक्र होंगी। उसकी वजह से तो वो खुद और मेरी बहना हॉस्पिटल में है, कहकर सुल्तान आरव के रूम में जाने लगता है, जिसके पीछे चाली हंसते हुए चल रहा था, जिसे सुनकर भी सुल्तान इग्नोर कर देता है। वही अब आरव को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है सिर्फ बानी का नाम लेता है, जिसे सुनकर सुल्तान जो उसके पास बैठा हुआ उसके सर की पट्टी को देख रहा था उसे देखकर बोलता है, बहना ठीक है, बस उसे होश नहीं आया है। सुल्तान को देखकर आरव जल्दी से उठ जाता है और उसे कहता है, मुझे मेरी वाइफ से मिलना है। कहाँ है वो? वो अपने रूम में है और अभी बेहोश है, डॉक्टर ने कहा है कि कल तक शायद उसे होश आ जाए। सुल्तान ने उसे कहा, शायद उसे होश आने से क्या मतलब है तुम्हारा? आरव ने थोड़ा घबरा कर कहा, जिसे सुनकर सुल्तान ने उसके शोल्डर पर हाथ रखकर नरमी के साथ कहा, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसका ब्लड काफी लॉस हो गया था जिस वजह से उसे होश आने में वक्त लगेगा। मुझे मेरी वाइफ के पास जाना है, कहकर आरव ने सुल्तान का अपने शोल्डर से हटा देता है और जाने लगता है, जिसका हाथ सुल्तान पकड़कर उसे कहता है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ये कहकर सुल्तान आरव को बानी के रूम में लेकर आता है, जिसके पूरे सर पर पट्टी लगी हुई थी और अभी बेहोश लेटी हुई थी, जिसे देखकर आरव धीरे धीरे चलते हुए बानी के पास आकर बानी का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाकर दबी हुई आवाज में रोने लगता है, जिसे देखकर सुल्तान वहां से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो आरव को बानी के साथ अकेला छोड़ना चाहता था। इसलिए उन दोनों के रूम के बाहर कुर्सी पे बॉडीगार्ड की तरह बैठ जाता है, जिसे चार्ली उसे कॉफी देकर वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ निधि उस होटल से बाहर आकर अब एक बस की सीट पर बैठी हुई थी और रो रही थी। उसे बार बार अपनी आंखों के सामने वीर का धोखा नजर आ रहा था। निधि को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ है। उसे पहले से वीर के बारे में पता था कि वीर एक प्ले बॉय है, वो कैसे उसके प्यार में इतना फंस गई कि उसे अपना सब कुछ दे दिया और उसे बदले में क्या मिला, सिर्फ धोखा। तभी निधि अपने आंसू को पोंछकर खुद से कहती है, मैं कमजोर नहीं हूँ वीर मित्तल, ये मत समझना कि तुम मुझे धोखा देंगे तो मैं तुम्हारे सामने प्यार की भीख मांगूंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार और न तुम और नहीं तुम्हारी कोई चीज, कहकर निधि ने अपना मंगलसूत्र अपने गले से खींच लिया और उसे देखकर नफरत से कहती है, मुझे तुमसे अब इतनी नफरत हो गई है कि मैं अब तुम्हें देखना तक पसंद चाहती हूँ, इसलिए जा रही हूँ। आज बाद अपनी जिंदगी में कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। ये कहकर निधि अपने मंगलसूत्र को गुस्से में देखकर एकदम से बस से बाहर फेंक देती है, क्योंकि अब उसने खुद से ही वीर से अपना रिश्ता खत्म कर दिया था, जिससे उसे जितना दर्द हो रहा था उतनी ही नफरत हो रही थी। अगले दिन वही दूसरी तरफ दर्श एना को देखकर स्माइल करता है, जो उसे गुस्से में देखा रही थी। लेकिन दर्श उससे अब क्या ही फर्क पड़ता था, क्योंकि उसे जो करना था वो कर चुका था, एना से शादी, और वो भी एना से जबरदस्ती से। इसलिए दोनों अब हस्बैंड वाइफ बन गए थे। दर्श तभी एना को गोद में उठाकर उस घर से बाहर लेकर जाने लगता है, जिससे एना उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन दर्श उसे पूरा इग्नोर करके अपनी कार में बिठा देता है। और तभी दर्श की कार एक बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती है। दर्श एना का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर लेकर आता है और उसे उस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट से ले जाता है, जिससे एना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्श ने उसका नाम मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिससे उसकी कोशिश नाकाम थी। और तभी एना उसे गुस्से में कहती है, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? बताओ मुझे, मैं ऐसे कहीं भी नहीं जाऊंगी, और मेरा हाथ छोड़ो। वही ये सुनकर दर्श उसे कुछ बोल पाता तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर दर्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, और वही जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोलकर सामने देखकर हैरान हो जाती है। तभी दर्श उसका हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट के बाहर लेकर सीधा एक बहुत बड़े फ्लैट में लेकर आता है, क्योंकि ये लिफ्ट सीधा सीधा फ्लैट से कनेक्ट थी। दर्श ने ये न्यू फ्लैट लिया था, जिसमें वो अब अपनी बिगड़ी हुई वाइफ के साथ रहने वाला था।
तभी दर्श एना को देखकर स्टाइल में बोलता है, तो स्वीट हॉट कैसा लगा हमारा आशियाना। देखो तुम्हारे लिए मैंने ये न्यू फ्लैट लिया है जहाँ तुम रानी बनकर मुझ पर कोई भी हुक्म कर सकती है, क्योंकि तुम्हारा गुलाम तुम्हारे कदमों पर है। अपने ये सड़क छाप वाले डायलॉग ने अपने पास रखो और मुझ पर ट्राई मत करो, क्योंकि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। भाड़ में जाओ, एना ने गुस्से में चीर से कहा। जिसे सुनकर दर्श ने कहा, स्वीट हॉट मैं भाड़ में नहीं बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर बेडरूम में लेकर जाऊंगा। चलो तुम्हें हमारा बेडरूम दिखाता हूँ। कहकर दर्श उसका हाथ पकड़ उसे ले जाने लगता है, जिससे एना उसके हाथ पर मारकर कहती है, ए लोफा मेरा हाथ छोड़, मुझे तेरे साथ कहीं नहीं जाना है, छोड़ मुझे। वही दूसरी तरफ मसूरी में आरव कल रात से बानी के पास बैठा हुआ था। तभी बानी जो बेहोश थी उसे होश आ जाता है और वो जैसे ही आरव को देखती है तो डरने लगी। जिसे देखकर आरव बानी को कुछ कहता तभी बानी आरव से डरते हुए बोलती है, कौन हो तुम। वही ये सुनकर आरव बानी को हैरानी से देखने लगा। टू बी कंटिन्यूड। वही ये सुनकर आरव बानी को हैरानी से देखने लगा। अब आगे। बानी आरव की नीली आंखों को देखकर अपने चेहरे पर हाथ रख कर देती है और जोर जोर से रोने लगी। जिसे देखकर आरव बानी के बिहेव को समझ नहीं पा रहा था कि बानी को क्या हुआ है, लेकिन तभी वो बानी के पास आते हुए उसे कुछ कहता तभी सुल्तान जो रूम के बाहर था वो अंदर चाली और डॉक्टर के साथ अंदर आ जाता है। वही सुल्तान बानी के पास आकर उसे कहता है, बहना क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। वही बानी सुल्तान की आवाज़ सुनकर सर उठाकर देखती है जो उसके सामने खड़ा हुआ था। जिसे देखकर बानी डरते हुए बोलती है, तुम कौन हो और मुझे बहना क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बहना नहीं हूँ, मैं तो। कहकर बानी एकदम से चुप हो गई और परेशान हो रही थी। तभी खुद से कहती है, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। वही बानी की बात सुन सुल्तान और आरव हैरान हो जाते हैं। जिससे आरव डॉक्टर को देखकर बोलता है, मेरी वाइफ क्या बोल रही है डॉक्टर। आप सभी पहले प्लीज कुछ देर के लिए बाहर जाइए, एक बार हम पेशेंट को चेक कर लेते हैं क्योंकि इन्हें अभी होश आया है। वही ये सुनकर आरव कुछ कहता तभी सुल्तान आरव का हाथ पकड़ लिया उसे ले जाने लगता है। लेकिन वही आरव बानी को देखता है जो जैसे ही उसे देखती है फिर से अपनी आंखें बंद कर देती है। जिसे देखकर आरव को गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद, मिस्टर खुराना आपकी वाइफ की याददाश्त चली गई है, वो सब कुछ भूल गई है, यहाँ तक कि अपने बारे में कि वो कौन है। पर आप फिक्र मत करिए, ये बस कुछ वक्त के लिए है, धीरे धीरे उन्हें सब याद आ जाएगा, ये बस टेम्पररी है। डॉक्टर ने आरव और सुल्तान दोनों को बानी की कंडीशन के बारे में बताते हुए कहा। जिसे सुनकर आरव डॉक्टर से कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए, आप को जो करना है करिए, कैसे भी करके उसकी मेमोरी को अभी के लिए वापस लेकर आइए, वरना तुम और तुम्हारा इस हॉस्पिटल को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। डॉक्टर ने कहा थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सब्र नहीं कर सकते हो, बहना की तबीयत ठीक नहीं है और तुम फिर भी बाज नहीं आ रहे हो, सुल्तान ने आरव से कहा। जिसे सुनकर आरव उसे गुस्से में कहता है, तुम चुप रहो समझे, और फिर डॉक्टर को गुस्से में कहता है, कितना वक्त लगेगा उसकी मेमोरी वापस आने में। डॉक्टर आरव से थोड़ा डर जाते हैं, इसलिए जल्दी से अपने दोनों हाथों की पहले 10 उंगली खड़ी कर देते हैं, जिससे आरव की आंखें और सख्त हो जाती है। जिसे देखकर डॉक्टर अपना एक हाथ नीचे करके 5 उंगली दिखाकर बोलता है, सर इससे कम नहीं हो सकता है, इतना वक्त तो लगेगा, प्लीज सर, मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। वही ये सुनकर आरव गुस्से में बाहर निकल जाता है, जिसके पीछे सुल्तान भी चला जाता है। सुल्तान देखता है कि आरव बानी के रूम में नहीं कहीं और गया है। जिसे देखकर सुल्तान आरव का पीछा नहीं करता है, सीधा बानी के रूम में चला जाता है। वही दूसरी तरफ मुंबई में दिव्या जी अपने रूम में बैठी हुई निधि की फोटो को देखकर इविल स्माइल कर रही थी, जिसमें निधि की वही फोटो थी जिसमें निधि बस में चढ़कर जा रही थी और बस के अंदर बैठकर रो रही थी।
जिसे देखकर वो हंसते हुए कहती है, इस लड़की को लगता है कि मेरा बेटा इसका होगा। अगर पहले मेरी बात मान गई होती तो मुझे ये ड्रामा नहीं करना पड़ता। अच्छा हुआ मेरे बेटे की जिंदगी में मनहूस दूर चली गई। अब बस मुझे कैसे भी करके वीर को संभलना होगा ताकि वो मुझे छोड़कर फिर से इस लड़की के पीछे पागल न हो जाए। तभी उन्हें अंदस को बड़ी ही के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिससे दिव्या जी जल्दी से फोन को बंद करके साइड में रखकर अपने ऊपर चादर ओढ़कर सीधी लेट जाती है। तभी उनके रूम का दरवाजा खुला और वीर अंदर आकर अपनी मॉम को देखता है जो लेटी हुई थी, लेकिन उसे देखकर उठने की कोशिश करती है, जिसे वीर खुद से बेड पे अच्छे से बिठा देता है और उन्हें फिक्र के साथ कहता है, अब कैसी तबीयत आपकी? बस अभी तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि तू जो मेरे पास है। दिव्या जी ने बीमार बनकर थोड़ा एक्टिंग करते हुए वीर से कहा, जिसे सुनकर वीर उन्हें बोला, मॉम अगर आप ठीक है तो क्या मैं निधि से मिलने घर जा सकता हूँ? काफी दिन हो चुके हैं और इस बीच में वो अकेली रह रही थी। पिछले कुछ दिनों से मैं डेट के बिजनेस की वजह से बहुत ज्यादा बिजी हो गया कि न तो निधि पर ध्यान दे पाया और न ही खुद के बिजनेस पर। इसलिए सोच रहा हूँ कि अपने विला जाकर निधि को यहाँ पर लेकर आता हूँ ताकि मैं अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा सकूँ। तो क्या मॉम मैं निधि को लेकर यहाँ पर रह सकता हूँ? वही ये सुनकर दिव्या जी प्यार से वीर के सर पे हाथ फेरते हुए मुस्करा कर कहती है, ये कोई पूछने की बात है? मुझे दिख रहा है कि तू अपनी बीवी के लिए पागल हो गया है। जानती हूँ तुझे, तू उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन मेरी वजह से तुझे उससे दूर रहना पड़ा। मुझे माफ कर देना। मैं ये कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तू अपनी खुशी से दूर भी रहे। पता नहीं मैंने क्या किया था। लगता है मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है, तभी तो मुझे ब्लड कैंसर हो गया है ताकि मैं तेरी खुशी को खराब न कर सकूं। कहते हुए दिव्या जी इमोशनल हो गई थी, जिससे वीर उनके आंसू को साफ करते हुए कहता है, मॉम आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कितनी बार कहा है कि आप ऐसे अपने आप को क्यों ब्लेम देती रहती हो? डॉक्टर ने कहा है ना ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं होगा, समझी आप? और नेक्स्ट टाइम ऐसी बात मत करना। कहकर वीर थोड़ा सख्त हो जाता है, जिसे देखकर दिव्या जी मन ही मन में कहती है, सच में मेरा बेटा बहुत ज्यादा प्यार करता है मुझे, इसलिए मेरे झूठ को भी सच मान लिया। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन जो भी किया है बस अपने बेटे के लिए किया है ताकि उस निधि की वजह से मेरे बेटे की लाइफ खराब न हो। वैसे अब मुझे कोई डर नहीं है, वो तो जा चुकी है। अब तो वीर के सामने अच्छा बनाने के लिए उसकी बात के लिए हाँ बोल देना चाहिए ताकि वीर को मुझ पर कोई शक न हो। दिव्या जी, जिसने वीर की निधि से दूर करने के लिए अपनी बीमारी का नाटक किया था और ये कहा था कि उसे ब्लड कैंसर हो गया है और वो मुश्किल से ही बच सकती है, बस इसी बहाने से वीर को अपने पास रखा हुआ था। और वीर जब भी निधि को कॉल करने ही वाला था तभी दिव्या जी कोई न कोई बीमारी का नाटक करते हुए अपना दावा खेलकर उसे रोक लेती थी, जिससे वीर निधि को फोन नहीं कर पाया था। वीर को दिव्या जी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो हर वक्त उनके साथ उनका ख्याल रखता था। वही दिव्या जी को अच्छे से पता था कि निधि वीर की जिंदगी से चली गई है, लेकिन तभी अच्छे बनते हुए बोली, अच्छा अब मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी बीवी और इस घर की बीवी को लेकर आना चाहिए। जाओ, बेचारी तुम्हें कितना मिस करती होंगी। और हाँ अभी जाओ, क्योंकि मैं भी निधि से मिलना चाहती हूँ और उससे माफी मांगनी है। वही ये सुनकर वीर खुश हो जाता है, पर दिव्या जी से कहता है, मॉम आपको निधि से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको कभी भी गलत नहीं सोचती थी। अच्छा अब मैं निकलता हूँ और आपकी बहू को लेकर आता हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखना। कहकर वीर वहां से चला जाता है, जिसके बाद दिव्या जी फोन पर फिर से अपने हाथ में ले लेती हैं, क्योंकि उनके फोन पर एक मैसेज आया था, जिसे ओपन करके वो देखती है कि निधि की ओर फोटो है, जिसे देखकर वो मुस्करा कर बोली, तो तुम यहाँ पर हो? कोई बात नहीं, तुम वहाँ पर आराम से रहना और फिक्र मत करना, क्योंकि वीर को कभी भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चलनी दूंगी। अब तो मेरा बेटा मेरी मुट्ठी में आ गया है और वो अब तुमसे नफरत करेगा, क्योंकि उसकी नज़र में अब तुम उसे धोखा देकर भाग गई हो। टू बी कंटिन्यूड।
सी यू सून नेक्स्ट चैप। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें। जिसे ओपन करके वो देखती है कि निधि की ओर फोटो है, जिसे देखकर वो मुस्करा कर बोली, तो तुम यहाँ पर हो, कोई बात नहीं, तुम वहाँ पर आराम से रहना और फिक्र मत करना, क्योंकि वीर को कभी भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चलने दूंगी। अब तो मेरा बेटा मेरी मुट्ठी में आ गया है और वो अब तुमसे नफरत करेगा, क्योंकि उसकी नज़र में अब तुम उसे धोखा देकर भाग गई हो। अब आगे वही वीर की कार अपने विला के बाहर आकर रुकती है और वो खुश होते हुए कार से बाहर निकल कर आता है और अपने विला को देखकर गहरी नींद लेते हुए कहता है, कितने दिन से मैं अपनी जान से दूर था, पता नहीं क्या हाल होगा उसका। ये कहकर निधि के बारे में सोचते हुए उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो अंदर चला जाता है। और जैसे ही अंदर आता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वही घर के सर्वेंट सभी वीर को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उसके पास आकर उसे ग्रीट करते हैं और वही वीर उन्हें देखकर मुस्कुराकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। वही वीर रूम में जैसे आता है तो पूरा रूम बिल्कुल वैसा था जैसा निधि रखती थी। हर चीज अपनी जगह पर सही से रखी हुई थी, लेकिन निधि वहां नहीं थी, जिसे न देखकर वीर को अब ऐसा लगता है कि निधि किचन में होंगी, जिससे वीर अब किचन में चला जाता है। लेकिन निधि उसे वहां कैसे मिलती, क्योंकि निधि तो जा चुकी थी, जिस बात की खबर वीर को बिल्कुल भी नहीं थी। वही निधि को पूरे घर में न देखकर वीर को लगा कि कहीं निधि ऑफिस में तो नहीं है, जिससे वीर अब निधि से कॉल करने लगा, लेकिन निधि का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए वीर ऑफिस में अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे निधि से बात करनी है। सर, मैम आज ऑफिस नहीं आए हैं, पर कल मैम ऑफिस जरूर आई थी, लेकिन पता नहीं बिना कुछ कहे ऑफिस से चली गई। मुझे लगा कि मैम आपसे मिलने जा रही होंगी, इसलिए मैंने भी उन्हें नहीं रोका था, वीर के असिस्टेंट ने उसे कहा। जिसे सुनकर वीर को बड़ा अजीब लगती है कि कल निधि ऑफिस गई थी और वही चली गई और अभी न तो घर में है और न ही ऑफिस में। वही अब घर के सभी सर्वेंट वीर के सामने थे। सर, हमें कुछ पता नहीं है, मैम कल सुबह घर से निकली है और वापस नहीं आई है, हमें कुछ नहीं पता है सर, मैम कहाँ है और कहाँ गई है, सभी सर्वेंट ने उसे कहा। जिसे सुनकर वीर के हाथों की मुट्ठी गुस्से में कस चुकी थी और वो भारी कदमों के साथ अपने विला से बाहर निकल जाता है, जिससे सभी सर्वेंट एक दूसरे को देखने लग जाता है। वही दूसरी तरफ मसूरी में बानी घूरकर सुल्तान को देख रही थी, जो उसे सेब देते हुए कहता है, बहना मैं सच बोल रहा हूँ, तुम मेरी बहना हो, सुल्तान की बहना, और तुम्हारा नाम बानी है। तुम मुझे बड़े भैया कहती थी, याद करने की कोशिश करो। वही सुल्तान बानी को अपने बारे में और बानी को कुछ उसके बारे में याद दिलाते हुए कहा, जिससे वही ये सुनकर बानी पहले उसके हाथ से सेब छीनकर खाने लगती है और खाते हुए उसे देखकर कहती है, तो तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे भाई हो, मेरा नाम बानी है, क्या ये सच है? बानी की बात सुनकर सुल्तान ने हाँ में सर हिला दिया था और तभी बानी ने उसे कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब ये बताओ वो नीली आंखों वाला राक्षस कौन था? कितना ज्यादा डरवाना सा लग रहा था वो। वही ये सुनकर सुल्तान को हंसी आ रही थी, लेकिन अब वो बानी को कुछ कहता तभी आरव अंदर आते हुए सुल्तान के कहने से पहले बानी की बात का जवाब देते हुए बानी को घूरकर दांत पीसते हुए कहता है, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम मुझे राक्षस नहीं बोल सकती हो। वही आरव को देखकर बानी फिर से डर जाती है और सुल्तान के पीछे खड़ी होकर डरते हुए बोलती है, ये राक्षस फिर से आ गया और ये क्या बोल रहा है, इसे प्लीज यहाँ से जाने के लिए कहिए, मुझे इस नीली आंखों वाले राक्षस से डर लग रहा है। वही बानी की हरकत देखकर आरव हैरानी से बानी को देखता है और फिर बानी से कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, हमारी शादी हुई है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, मैं कितनी सुंदर और प्यारी सी हूँ और आप राक्षस जैसे लगते हैं, मैं क्यों आपसे शादी करूंगी, आप झूठ बोल रहे हो, बानी ने आरव से डरते हुए कहा। जिसे सुनकर आरव बानी के पास आने लगता है, जिससे बानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो सुल्तान के पीछे छुपकर उसे कहती है,
आप मेरे भाई हैं न, तो अपनी बहना की रक्षा करिए, इस राक्षस से ये पक्का मुझे खाने आ रहा है। वही ये सुनकर सुल्तान को हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे बानी का आरव को राक्षस कहना अच्छा लग रहा था। वही आरव सुल्तान के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके पीछे बानी छुप कर खड़ी हो चुपके से आरव को देख रही थी। वही आरव सुल्तान को देखकर कहता है, मेरे सामने से हटो, मुझे मेरी वाइफ चाहिए। सुल्तान तभी कुछ सोचकर आरव से कहता है, मेरी बहना को तुमसे डर लग रहा है और उसने मुझे तुमसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है, और मैं बहना की बात मानूंगा न कि तुम्हारी, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी बहना से दूर रहो, मैं बाद में उसे समझा दूंगा। वही ये सुनकर आरव उसे घूर कर देख कर बोलता है, मेरा दिमाग खराब मत करो, हटो सामने से। वही ये सुनकर सुल्तान न मैं सर हिला देता है, जिससे आरव एकदम से उसके मुंह पर पंच मार देता है और आरव साइड में जाकर गिर जाता है, जिसे देखकर बानी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन तभी आरव को देखती है, जो अब उसके सामने खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। वही ये देखकर बानी आरव को देखती है और जोर से चिल्लाकर आरव के सामने से भाग जाती है, जिसे देखकर आरव कुछ देर के लिए समझ नहीं पाता है, लेकिन तभी सेंस में आकर अपनी आंखें कसकर बंद करके कहता है, डोंट अगेन, टू बी कंटिन्यू, सी यू सून नेक्स्ट चैप्टर।